हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन सीएसबीसी के एग्जाम में पूछा गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया, बिहार एसआई हो गया, इन सभी क्वेश्चन का हम कलेक्शन करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अब मद्य निषेध के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को बस हम कम समय में रिवाइज करवा देंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। खैर चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो देखिए, भारत में जो पहली बार है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ। इस टाइम कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और शासन किसका था? तो इंदिरा गांधी का था। उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सरकार में कौन थी? इंदिरा गांधी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। इस टाइम 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब एसबीआई का कहानी याद रखिए कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, एसबीआई कब बना? तो 1955 में बना। तीनों याद रखिएगा। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। और एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति अमर्त्य सेन है। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, आर्थिक सुधार 1991 में एक आया था, इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसमें जो है एलपीजी मॉडल को जो एलपीजी मॉडल पे ध्यान दिया गया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस मॉडल पे ध्यान दिया गया था। और उस टाइम जो है ना वो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एलपीजी मॉडल कब आया था? तो 1991 में आया था। इसी को नया आर्थिक नीति भी बोला गया है। तो ये फैक्ट सब याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। कब मिला था? 1998 में मिला था। नया आर्थिक पॉलिसी यानी 1991 में आया था। कौन सा मॉडल? तो एलपीजी मॉडल। पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा थे। और वित्त मंत्री उस टाइम कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। जो आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसके फाउंडर या इसके जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ का एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। ये वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। कब इनका बुक पब्लिश हुआ था? तो 1776 में हुआ था। और ये जो है ना अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिए थे। तो इफ फैक्ट याद रखिएगा कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसे कहा गया है? तो इन्हीं को, एडम स्मिथ को ही किया। मतलब ये है, अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। देखिए, एडम स्मिथ जो है ना वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा जोर देते थे। मैंने उनका इनडायरेक्टली कहना था ना कि अर्थव्यवस्था सिर्फ लाभ कमाने का एक प्रक्रिया में साधन है। तो सिंपल सा ये जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा जोर देते थे। इसे अर्थव्यवस्था 3 तरह का था, पिछला वीडियो में बता दिए थे आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित है क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी सरकार बनाता है और जो उत्पाद है वो संगठन करता है। संगठन दोनों का होता है, सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है, निजी भी होता है। तो इस तरीका से भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जैसे देखिए 1929 के दौरान जो भारत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना वो सबसे कुशल माना गया है। यूएस मैंने 1929 में जब पूरा देश जो है ना मंदी से गुजर रहा था, तो उसी दौरान यूएसएसआर जो है यानी कि जिसको वर्तमान में सोवियत संघ कहा गया है, तो वहां पे क्या होता है यूएसएसआर में यानी सोवियत संघ में क्या होता है कि वहां पे जो है जो भी, चूंकि इसमें बहुत अच्छा तरीका से नियोजन किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो सरकार वहां पे जो पॉलिसी बनाया था वो पॉलिसी काफी जो है इफेक्टिव हुआ था। और वो पूरा जब वर्ल्ड जो है मंदी से गुजर रहा था तो रूस एक ऐसा देश था जो कि मंदी से बच गया था। तो इसीलिए जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था माना गया है। तो इफेक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा दिखाता है सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़ करके कुल राजस्व के बीच का अंतर को दिखाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, तो सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़ करके कुल राजस्व के बीच का अंतर बताता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, खास करके सीएसबीसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के समय जो हुआ था। नाबार्ड की मतलब स्थापना कब हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था और 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसके लिए एक कमेटी बना था, उस कमेटी का नाम कौन है, तो शिवरामन कमेटी है। तो यही शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को जो है छठे पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य कौन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि या फिर लघु उद्योग या कुटीर उद्योग होता है ना, उसको लोन देना इसका काम है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ऐसे पिछला वीडियो में बताया था कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था और सबसे अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना था वो 12 से 17 तक चला था। तो इस सब फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा कौन से गरीबी हटाओ जो नारा था वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दिया गया था। इसके अलावा पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस पे जोर दिया गया था, तो कृषि पे जोर दिया गया था। दूसरा किस पे दिया गया था, तो उद्योग पे दिया गया था। तो ऐसे करके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना आप उसको पढ़ लीजिएगा। और ये नाबार्ड का हेड क्वार्टर मुंबई में पड़ता है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है। जब मुद्रास्फीति होता है ना, मतलब मुद्रास्फीति का मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए महंगाई। तो महंगाई के कारण सबसे ज्यादा किस वर्ग को लाभ होता है, तो ऋणी जो कर्ज लेने वाला होता है ना उसको सबसे ज्यादा इसमें फायदा होता है। और इसमें क्या होता है कि महंगाई जब बढ़ जाता है तो पैसे का मूल्य कम जाता है, मतलब कि आप ज्यादा पैसा लेके जाइएगा तो कम सामान आपको मिलेगा। तो यही हो जाता है, महंगाई बढ़ने पे पैसा का मूल्य क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। और मुद्रास्फीति से जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है ऋणी को होता है, यानी कि कर्ज लेने वाले को होता है। कर्ज देने वालों को इसमें घाटा हो जाता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये दोनों का जो है ना हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और दोनों का स्थापना 1944 में ही हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1944 में, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना दोनों का स्थापना 1944 में ही हुआ था, इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड्स ऑफ ट्विंस कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स ऑफ ट्विंस कौन से दो संगठन को कहा गया, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहा गया। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था। विमुद्रीकरण मतलब एक तरीका से नोट का जो अदला बदली नहीं होता है उसको, पुराने नोट को बंद करके और नया नोट जारी करना, यही कहलाता है विमुद्रीकरण। तो भारत में जो विमुद्रीकरण है वो अंतिम बार कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था नरेंद्र मोदी के सरकार में। ठीक है, पहली बार 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और अगर औपनिवेशिक काल में पूछे तो 1946 में हुआ था। इसमें वही हुआ था कि 500 के नोट की जगह, मतलब कि ये जो है ना 1000 के नोट को बंद करके 2000 नोट जारी किया गया था। इसके अलावा सब जो पुराने नोट्स थे उसके जगह पे नए नए नोट जारी किया गया था। तो भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। पहली बार 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और पूछे कि कोलोनियल गवर्नमेंट यानी औपनिवेशिक काल में कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा है आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान में किस सूची में जोड़ा गया है। तो ये आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ये कभी कभी पॉलिटी में क्वेश्चन बन जाता है कि समवर्ती सूची जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पे भारत में सेवा कर पहली बार लागू किया गया था। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स, और किस समिति के सिफारिश पे जो है सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो है लागू किया गया था, तो राजा के चिलैया समिति के सिफारिश पे जो है ना वो सर्विस टैक्स लागू किया गया था। इसी दौरान 1994-95 के समय में क्या हुआ कि इसी के आधार पे केवल 3 सेवा पर 5% की दर से सेवा दर लगाया गया था, यानी कि सर्विस टैक्स लगाए थे, जिसे टेलीफोन हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया और गैर जीवन बीमा हो गया था। इन सभी पे जो है ना 5% का टैक्स लगाया गया था। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि
आप लोग करेंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। करेंट अफेयर्स के लिए हम बताते हैं कि मेरा आप जाइए चैनल खोलिए और प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। प्लेलिस्ट में हम पूरा जैसे बीपीएससी वाला जो हम करवाए ना, बीपीएससी एडीओ का हाल फिलहाल ही एग्जाम हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 14 अप्रैल को उसका एग्जाम था। तो वो वाला हम पूरा, आप जाइए और पूरा के पूरा देख लीजिए। हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वो पूरा करेंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ना, तो इसके लिए सफिशियंट है भाई। आप कम समय में रिवीजन कर लीजिएगा, हम कुछ भी ज़्यादा आपको बोलेंगे नहीं। कम से कम समय में रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलेगा। हम जो भी चीज़ देते हैं ना, वो वही चीज़ देते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आने का संभावना होता है।